देखिए प्यारे बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो करने जा रहे हैं वो क्या है, एडिशन ऑफ PCl5 एंड SOCl2। जरा इन दोनों के एडिशन को समझो। अभी तक हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं, तो वही रिएक्शन अभी भी की जा रही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो जरा देखो क्या होता है। जैसे ये हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है, गौर से प्यारे बच्चों टॉपिक को समझिए। देखो यार, ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन, इसकी रिएक्शन हम कराना चाह रहे हैं PCl5 से। अब बताओ क्या होना चाहिए। एल्डिहाइड कीटोन के पास है क्या, एल्डिहाइड कीटोन के पास ये लोन पेयर है और ये पाई बॉन्ड है, और इसके पास क्या है, इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, ये देखो। और साथ साथ में इसके पास क्या है, इसके पास 5 Cl है। तो वैकेंट ऑर्बिटल होने और 5 Cl होने की वजह से ये क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में आ जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में क्यों आ जाता है, देखो जरा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेंगे, माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे ना, तो माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे तो यहां पर क्या होगा, प्लस चार्ज बहुत हैवी हो जाएगा। क्यों हैवी हो जाएगा, क्योंकि एक तो क्लोरीन का 5 क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट, और साथ में क्या, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये लुईस एसिड की तरह भी बिहेव करेगा। ठीक है, जिसको आप लेवाइस एसिड कहते हो, और साथ साथ में मेरे दोस्त ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा। अब यदि पहला इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल तो हमारे पास है ही नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कहां करेगा, यहां पे करेगा। तो ये ऐसे आएगा। जब ये ऐसे आएगा तो जरा देखो क्या हो जाएगा, गौर समझिए। ये इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बना, देखिए इस तरह का ऐसे ऐसे। क्यों, जब ये ऐसे आएगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड, भाई फास्फोरस की वैलेंसी हम लोग जानते हैं 5 होती है, तो 5 होती है तो वो क्या करेगा, एक Cl को तुरंत निकाल देगा। 5 Cl है हमारे पास, ये देखिए, एक ये लिख दिया, तो तुरंत हमारे पास से एक Cl रिमूव हो जाएगा ऐसे, और इस तरह का एक अडक्ट हमारे हाथ में लग जाएगा। ये देखिए, इस तरह का एक अडक्ट हमारे हाथ में लग गया, और एक Cl निकल गया। जो Cl निकला है वो इस पर अब अटैक करेगा, क्योंकि अब ये न्यूक्लियोफाइल हो गया ऐसे। पहले वो न्यूक्लियोफाइल नहीं था, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच था। अब Cl हमारा क्या हो गया, यही वाला Cl न्यूक्लियोफाइल हो गया, इसने बैक से अटैक मार दिया। जैसे ही इसने बैक से अटैक मार दिया, ये आ गया देखो, और हमारे पास ये आ गया ऐसे 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 और ऐसे। अब जरा देखो यार, फास्फोरस का ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। जब भी कहीं फास्फोरस और ऑक्सीजन आसपास आ जाए तो तुम ध्यान रखना और डबल बॉन्ड बना देना। ये इस मैकेनिज्म में नहीं है, हर मैकेनिज्म में यही होगा। यदि फास्फोरस और ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है तो वो डबल बॉन्ड तुरंत बनाते हैं। क्यों, क्योंकि वो डबल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो ये तुरंत Cl रिलीज कर देगा, और ये जो Cl रिलीज होगा वो फिर इस पर अटैक कर जाएगा ऐसे। रिएक्शन क्या आ जाएगी, एक Cl, 2 Cl और POCl3। ये क्या आ गया, जेम डाई हैलाइड ऐसे आ गया। इस चीज को चाहो तो एक एक स्टेप करके कर सकते हो, मगर रियलिटी में दोनों स्टेप एक साथ होते हैं। एक एक स्टेप करके मतलब पहले आपने यहां डबल बॉन्ड बनाया तो ये प्लस आ गया, है कि नहीं, फिर आप इसको निकाल दो तो यहां कार्बोकैटायन आ जाएगा और फिर Cl अटैक करेगा। मगर रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ये आपको समझाने के लिए तो हम कर सकते हैं क्या, कि पहले मैंने ये 2 बॉन्ड लाए तो यहां पे ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, ऑक्सीजन पे प्लस आने की वजह से मैंने इसको बॉन्ड को ब्रेक करके इसको कार्बोकैटायन बना लिया, और कार्बोकैटायन बनाने के बाद Cl का अटैक कराया। मगर रियलिटी में ये सारा प्रोसेस एक साथ होता है, ये आता है एक साथ। लोन पेयर यहां आएंगे, ये यहां अटैक करेगा, और ये वाले बॉन्ड यहां घूम जाएंगे ऐसे, बस एक साथ सारा होगा। POCl3 बनेगा और जेम डाई हैलाइड बनेगा। तो यार इतना सारा काम होगा जब PCl5 डालोगे या SOCl2 डालोगे।
यदि आप SOCl2 डालते हो तो ये रिएक्शन हो जाएगी। सेम मैनर से रिएक्शन करते हैं, डिट्टो सेम आंसर आता है, ये देखो, और बन जाएगा SO2 गैस। ये भी क्या बनाएगा, जेम डाई हैलाइड बनाएगा। ये देखो, ये क्या बनाएंगे, जेम डाई हैलाइड बनाएंगे इस तरह से। तो जरा देखना आपको किस तरह से क्या काम करना है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है अभी देखो बताता हूं। सिंपल सी बात है, कहीं कार्बोकैटायन बन नहीं रहा है तो बस 2O को 2Cl से रिप्लेस कर देना है। जब कहीं कार्बोकैटायन नहीं बनना है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, 2O को 2Cl से रिप्लेस कर देना है। बस बाई प्रोडक्ट याद रखो, यहां SO2 बनता है, वहां POCl3 बनता है, जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब जरा देखो इस पर एक क्वेश्चन बताता हूं, जैसे इस बात को आप थोड़ा सा समझ सको। देखो यार प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कुछ ऐसे चल रहा है, ये हमारे पास एक एल्डिहाइड और कीटोन है, तो ये मैंने कीटोन ले लिया, इसकी रिएक्शन मैंने कराई SOCl2 के साथ और हमारे पास A आ गया। A की रिएक्शन मैंने करा दी एल्कोइलिक KOH के साथ। A की रिएक्शन किसके साथ करा दी मैंने, एक रिएक्शन हम लोगों ने करा ली एल्कोइलिक KOH के साथ। एक मिनट, इसको थोड़ा सा एक रिएक्शन हम लोग को ने करा ली किसके साथ, एल्कोइलिक KOH के साथ, एल्कोइलिक KOH, और हमारा प्रोडक्ट बन गया B। अब मैं ये पूछ रहा हूं A और B क्या है, ये देखो इसको ऐसे कर देते हैं, और मेरी बात है कि भाई A और B क्या है बताओ। ये देखो, अब जरा बताओ क्या है, ये रिएक्शन कैसे होगी, किस तरह से इस रिएक्शन को करेंगे। तो जरा देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपके पास क्या है बच्चों, CO ग्रुप है, और उस पर आपने अटैक किसका कराया है, SOCl2 का। तो सभी बच्चों को पता है कि 2 Cl लग जाएंगे और O हट जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। किस तरह से होगा अभी पीछे बताया है ये, मगर आप किस तरह से होगा इस बात को याद ना रखो। क्यों, क्योंकि उसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इतना जरूर याद रखो कि SOCl2 PCl5 से करेगा तो हाइलोजिनेशन हो जाएगा और OH हटके O हटके 2 Cl आ जाएंगे। अब ये आ गया हमारा जेम डाई हैलाइड, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है A। अब जरा बताइएगा, यदि एल्कोइलिक KOH से रिएक्शन कराओगे एल्काइल हैलाइड की तो क्या हो जाएगा, इलिमिनेशन होगा ना यार। E2 इलिमिनेशन आप लोगों ने पढ़ा है, कैसा इलिमिनेशन पढ़ा है, E2 इलिमिनेशन हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था। तो अब क्या होगा, इलिमिनेशन होगा। मगर यहां पर एक खास बात है, गौर समझिए, ये ऐसे लिखा है इस तरह से, तो इलिमिनेशन कैसे करें, हाइड्रोजन हटाया, H हटाया, तो ये एक डबल बॉन्ड आ गया, फिर हाइड्रोजन हटाया, H हटाया, तो एक पॉसिबिलिटी ये है, और एक पॉसिबिलिटी मेरे दोस्त ये भी तो है। गौर से देखिएगा कैसे, हाइड्रोजन इसका, H इसका, हाइड्रोजन इसका, H इसका, तो ये आ गया, हाइड्रोजन इसका, H इसका, हाइड्रोजन इसका, H इसका, तो वो आ गया। तो ज्यादा स्टेबल कौन है या मेजर प्रोडक्ट कौन है, तो ध्यान रखना मेजर प्रोडक्ट ये है, ये ठीक है, और ये माइनर प्रोडक्ट। दोनों हाइड्रोजन और दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से निकलते हैं और ऐसे मेजर और माइनर बनते हैं। मगर वो ये जरूर कह सकता है कि 2 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्योंकि पॉसिबल प्रोडक्ट ये भी है, वो बात अलग है, वो मेन प्रोडक्ट है, लीडिंग प्रोडक्ट है हमारा, मगर पॉसिबल प्रोडक्ट ये भी है, ध्यान रखिएगा। तो वो तो क्वेश्चन पे घुमा सकता है कैसा है। अब जो मेन प्रोडक्ट होगा वो कौन होगा, उसी को आप लिखोगे, तो ये बी होगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन इस जगह से आते हैं। PCl5 से रिएक्शन नहीं पूछी जाती है, SOCl2 से रिएक्शन नहीं पूछी जाती है, वो क्या करता है, ये जो सीक्वेंस वाले कन्वर्जन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें यूज करता है। कन्वर्जन वाले क्वेश्चनों में इस बात को यूज करता है कि ऐसा है PCl5 डाल दिया या SOCl2 डाल दिया, A बना लिया, फिर उसका एलिमिनेशन कर दिया, B बना लिया, ये देखो जैसे यहां पर हो गया है, इस तरह से क्वेश्चन को पूछ लिया। या इसी जगह पे मैं ये पूछ देता, जैसे देखो अब इसी पर एक क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है, मैं ये ना पूछता कि क्या हुआ, मैंने पूछा हाउ मैनी मोल ऑफ KOH used in reaction
मैं ये पूछता तो आप कितना आंसर देते? आप आंसर देते 2 मोल। देते कि ना देते? क्योंकि आप सबको पता है कि क्या होने वाला है? कितना आंसर देते? 2 मोल देते। अब जरा सी इस बात को मैं बढ़ा देता हूं, गौर से देखिएगा, डरिएगा नहीं। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, फिर मैंने यही क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन यूज कर रहा हूं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, फिर मैंने यही पूछा है आपसे, ये ए आ गया और ये मेरे दोस्त मैंने इस बार बेस थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये आ गया। अब मैं पूछ रहा हूं फिर, हाउ मैनी मोल ऑफ NaNH2 used in given reaction? बताओ अब क्या आंसर दोगे? तो अब जरा आंसर समझो क्या होगा। अब आंसर होगा 3 मोल। कैसे? देखो बताता हूं। ये आपने हाइड्रोकार्बन में किया होगा, एल्काइन में। एल्काइन में क्या किया होगा देखो बताता हूं। सबसे पहले तो ये हमारी सिचुएशन है, जैसे ही तुमने इसमें SOCl2 मारा, क्या हो गया मेरे दोस्त? क्या हो गया? O हटके 2 Cl आ गए, हेलोजिनेशन हो गया, जेम डाई हैलाइड फॉर्म हो गया। ऐसे ये आ गया हमारा जेम डाई हैलाइड। क्लियर है? फिर आपने क्या किया? फिर आपने एलिमिनेशन कर दिया, 2 मोल NaNH2 डाल दिया, तो हमारे पास आ गया ये ऐसे। अब जरा बात को समझो, मैंने आपको पढ़ाया है कि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो एक्टिव होता है। वो क्या करता है? 1 मोल बेस से फिर रिएक्शन करता है, और ये आंसर नहीं बनाता है, ये बनाता है एसिटिलाइड। ये आंसर ऐसा बना के छोड़ता है, ये एसिटिलाइड है, सोडियम एसिटिलाइड। एसिटिलाइड, 1 मिनट, लाइड, ये एसिटिलाइड बनता है ऐसे। तो 2 मोल वहां खर्च हुए, 1 मोल यहां खर्च हुआ, 3 मोल खर्च हुए। ये आपको पढ़ाया गया है, जहां जो रिएक्शन है ना वो बीटा एलिमिनेशन वाली, वहां पर ये बात होती है कि यदि एल्कोहलिक केवल से आप कराओगे, एल्काइन बनाओगे तो 2 मोल लगेंगे, मगर NaNH2 से बनाओगे तो 3 मोल लगेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये हाइड्रोजन वेरी वीक एसिडिक होता है। बहुत वीक एसिडिक होने के वजह से, गौर सुनिएगा क्या कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, बहुत वीक एसिडिक होने की वजह से जब आप NaOH से कराते हो या KOH से कराते हो तो इसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। इसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है ऐसे, ठीक है, इस तरह से। 1 मिनट, इसको जरा इक्विलिब्रियम का साइन बड़ा बना दो, जैसे एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाए कि बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है ये। मगर यही रिएक्शन जब इससे कराते हैं NaNH2 से, तो इसका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए NaNH2 जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है KOH से। NaNH2 जो होता है KOH से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसलिए इसका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, इसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट रहता है। ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है और ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है। इसी वजह से KOH के केस में 2 मोल लगते हैं, क्योंकि जो हमारा एसिटिलीन बनता है वो उससे रिएक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड होता है, क्योंकि KOH इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि इसके इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करा सके। रिएक्शन करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं शिफ्ट करा पाता है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो रिएक्शन हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रहती है, मतलब ना के बराबर रिएक्शन होती है। मगर NaNH2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो वो इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है। तो यही क्वेश्चन में यदि NaNH2 डालोगे तो 3 मोल आंसर आएगा, और KOH डालोगे तो 2 मोल आंसर आएगा, और जबकि क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है। तो ये जो PuCl3 या PCl5 है, इनका मेजर यूज इस तरह के कन्वर्जन है, उनका मेजर यूज इस तरह के कन्वर्जन है। मतलब कहीं पर हमें बहुत जल्दी
डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जनरेट करना है, तब हम इस तरह का काम करते हैं और इस तरह से क्वेश्चन को करने जाते हैं। मेरी बातों को समझ रहे हो ना, कब कब क्या क्या करते हैं। तो PCl5 PCl3 हमारा ये काम होता है, इस तरह से बिहेव करते हैं, इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। तो अभी हमने खत्म किया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जरा देखो यार, जरा देखिए, रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो ये क्या है, जब एल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा या नहीं होगा, तब रिएक्शन कैसे होती है। गौर से जरा इस बात को समझिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप ये मान के चलो कि यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, आप इस बात को मान लो कि यहां से एक क्वेश्चन आप लोगों के हाथ लगना ही लगना है। तो जरा देखो ये किस तरह से काम करता है, इसको समझाता हूं, ठीक है। तो जरा देखिए, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, पहले तो ये बताता हूं कि यार अल्फा हाइड्रोजन हम बोलते किसको है, फिर कहानी को और आगे बढ़ाया जाएगा। देखो जो भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये है, इसको हम कीटोन बोलते हैं। और एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये है, इसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। ऐसे ये कीटोनिक ग्रुप है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अब जरा देखो फंक्शनल ग्रुप का जो एडजेसेंट कार्बन होता है, जैसे ये देखो ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का एडजेसेंट कार्बन ये कार्बन हुआ, है ना, फिर उसका एडजेसेंट कार्बन ये कार्बन हुआ, फिर उसका एडजेसेंट कार्बन ये कार्बन हुआ। तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप का एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन होता है। जैसे ये क्या है, ये हमारा है फंक्शनल ग्रुप। अब बात को जरा समझिएगा, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप का एडजेसेंट कौन है, ये, तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। ये कौन सा कार्बन होगा, बीटा कार्बन होगा। ये कौन सा होगा, गामा होगा। अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो कौन होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो बीटा हाइड्रोजन होगा। हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या है, फंक्शनल ग्रुप का जस्ट एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। तो यदि हम अच्छे से देखें तो अल्फा हाइड्रोजन कौन है, फंक्शनल ग्रुप का जस्ट एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन, और उस पर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, यदि मैं बात करता हूं, इसमें जरा बताना अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये देखो, तो फंक्शनल ग्रुप कौन है, फंक्शनल ग्रुप ये है, इसका एडजेसेंट ये, तो ये हुआ हमारा अल्फा, ये हुआ अल्फा। एडजेसेंट मतलब दोनों एडजेसेंट, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर भी कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ये देखो, तो अल्फा हाइड्रोजन बता रहे, फंक्शनल ग्रुप का एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन और उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। इतनी बात क्लियर है, अल्फा हाइड्रोजन पकड़ लोगे। चलिए आपका मन कर रहा है तो फिर पूछ देता हूं, क्या आप बता सकते हैं इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो जरा बताओ फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, फंक्शनल ग्रुप ये, इसका एडजेसेंट ये। अब इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एक ही अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ये अल्फा कार्बन है, तो यहां पे क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन है, ऐसे। और इसी को मैं यदि ये कर दूं तो जरा देख के बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ये देखिए। अब बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये। अब इसके बगल में जरा देखो क्या है, यहां पे हाइड्रोजन है नहीं, 4 की 4 बैलेंसी कंप्लीट है, एक डबल बॉन्ड लगा है, 2 बैलेंसी हो गई, एक ये है 3 और एक ये है 4, तो इसका मतलब यहां पे क्या है, यहां पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो जरा बात को समझो,
तो एल्डिहाइड कीटोन पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लोगे। ये क्या है? बेंजल्डिहाइड। इसका मतलब तुम साफ साफ कह सकते हो कि बेंजल्डिहाइड पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। बेंजल्डिहाइड पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, चेक कर लो। तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन यदि हम पहचानना सीख गए हैं तो हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब कहानी आगे कैसे बढ़ेगी उसको मैं समझाता हूं, जरा बात को समझिए। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं और ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, तो वो किस तरह की मैकेनिज्म करते हैं। देखो ये हमारे पास है एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऐसे। ये हमारे पास क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन है। बात को समझिएगा, इनमें हम दो पार्ट में इनको डिवाइड कर देते हैं। एक मिनट, वो दो पार्ट कौन से हैं? देखो बता देता हूं, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो पार्ट में देख लीजिए, कौन कौन से दो पार्ट में। एक जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे और एक जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। तो क्या होगा और नहीं होंगे तो क्या होगा। जरा देखो क्या होना है, बात समझिए। एल्डिहाइड कीटोन में प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और ये क्या है? अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देखो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन शो करते हैं, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो दूसरी तरह की मैकेनिज्म शो करते हैं। प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे हमारे पास होती है कैनिजारो रिएक्शन, वो सॉरी एल्डोल रिएक्शन। एक मिनट, अरे प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे होती है मेरे पास प्यारे बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, हैलोफॉर्म रिएक्शन, अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस का मतलब ये होना, इतना पार्ट होना मिनिमम, ये देखो ऐसे इतना पार्ट होना। और यदि कहीं अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो जो नेम रिएक्शन होती है वो होती है कैनिजारो रिएक्शन। अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस, अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस। आप क्या कहना चाह रहे हो? अब आप ये कहना चाह रहे हो कि इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, कुछ भी लगा है मगर हाइड्रोजन नहीं लगा है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, बस आप ये कहना चाह रहे हो, और इस कार्बन पे मिनिमम हाइड्रोजन है। तो देखो एल्डिहाइड कीटोन दो तरह की रिएक्शन देते हैं। जब उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है तो कौन सी रिएक्शन देंगे, जब उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो कौन सी रिएक्शन देंगे। और जबकि रिएक्शन वो एक ही चीज से कर रहे हैं, रिएक्शन विद बेस। वो किससे रिएक्शन कर रहे हैं? बेस से रिएक्शन कर रहे हैं। बेस अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो कैनिजारो दे देगा, अल्फा हाइड्रोजन है तो वो एल्डोल दे देगा। हैलोफॉर्म में क्या होगा? हैलोफॉर्म में हैलोजन के साथ बेस पड़ा होगा, हैलोफॉर्म में हैलोजन के साथ बेस पड़ा होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। कैसे काम करता है ये अभी आप लोगों को समझाता हूं एक एक करके, पहले तो समझ लो, ये फ्लोचार्ट दिमाग में बैठा लो। एल्डिहाइड कीटोन के पास यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो कैनिजारो रिएक्शन देगा, एल्डिहाइड कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वो एल्डोल और हैलोफॉर्म रिएक्शन देता। देते तो बहुत सारी है मगर जो अपने फ्लेवर्स की हैं वो ये बता रहा हूं, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक, तो वो एल्डोल कंडेंसेशन और हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। एल्डिहाइड कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो कैनिजारो रिएक्शन देगा। और रिएक्शन का रेजेंट सेम है, बेस की प्रेजेंस होगी और कुछ नहीं।
बेस की प्रेजेंस में ये, बेस की प्रेजेंस में ये, बस अल्फा हाइड्रोजन होने और ना होने से रिएक्शन में डिफरेंस आ रहा है। अब ये आता कैसे है और होता क्या है, तो चलो इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ए पार्ट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन having at least one alpha हाइड्रोजन। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। यदि किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वो किस तरह से रिएक्शन करेगा, इस बात को हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले उसमें हमारे पास जो नेम रिएक्शन है वो है एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन, ये मैं आपको समझाता हूं और उस रिएक्शन को करते हैं। देखो एल्डोल कंडेंसेशन की प्रेजेंस में होता क्या है, देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन, ठीक है, डाइमराइजेशन occurs in presence of acid ऑब्लिक बेस। एसिड और ऑब्लिक बेस या एसिड की प्रेजेंस में दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड और कीटोन के क्या हो जाते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, जैसे ये देखो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है, जरा चेक करो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। पहले तो आप ये चेक कर लो, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, यस। तो इसके दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं, ये आपस में डाइमराइज होके इस तरह का कंपाउंड बना लेते हैं, इस तरह का कंपाउंड। ये देखो अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये देखिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दो मॉलिक्यूल डाइमराइज हो गए, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, और बेस की प्रेजेंस में डाइमराइज हो गए। ऐसे बेस की प्रेजेंस में डाइमराइज होके ये बना रहे हैं। अब आप अच्छे से ध्यान करो, ये अल्कोहल है और ये एल्डिहाइड है, तो अल्कोहल का क्या होता है सफिक्स, बताओ, Al। एल्डिहाइड का क्या होता है, OL। ये दोनों मिलके बनते हैं एल्डोल, इसीलिए इसको कहा जाता है एल्डोल। तो इसका कॉमन नेम एल्डोल है। ऐसे एल्डिहाइड और किसके, कीटो वो अल्कोहल की वजह से। तो गौर समझो, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन सिंपल एक डाइमराइज रिएक्शन है। दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड या कीटोन के आपस में डाइमराइज हो जाते हैं और ये बना लेते हैं। ये डाइमराइजेशन यदि अच्छे से देखो तो ऐसे हुआ है, यदि अच्छे से ध्यान दें तो ये डाइमराइजेशन ऐसे हुआ है। देखिए इसको मैं ऐसे लिख लूं, देखो ये चीज ऐसे लिख दी गई है, ये ऐसे है। अब आप ध्यान दो, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, बस इतना सा काम किया है, ये वाला हाइड्रोजन इसको दे दिया है और इनके बीच में एक बॉन्ड बना दिया है। देख लो, जब ये हाइड्रोजन इसको दे दोगे तो CH3CHO CH2CO, यही तो लिखा है, हम लोगों ने और कुछ नहीं किया। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे दिया है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना दिया है और ये हमारा प्रोडक्ट आया है। कैसे आता है, क्या होता है, ये एक एक करके कंडीशन चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का स्टेटमेंट इतना सा है कि यदि दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड और कीटोन के, ठीक है, एसिड और बेस की प्रेजेंस में डाइमराइज कर जाते हैं तो उसी को एल्डोल कहते हैं।
कंडेंसेशन नहीं, एल्डोल, सिर्फ एल्डोल। तो क्या, जब दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड और कीटोन के बेस की प्रेजेंस में डाइमराइज कर जाते हैं तो जो बनता है उसको एल्डोल कहा जाता है। और वो हमेशा क्या बनना है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और कीटोन होगा तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब ये रिएक्शन हो कैसे रही है, इस बात को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉइंट, कंडीशन, किस कंडीशन पर एल्डोल होगी, जरा उसकी कंडीशन पकड़ो कि कब हम एल्डोल कराएंगे। तो जरा गौर समझो, एल्डोल कब कब होगी। पहली बात, कौन होगा, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन देंगे, ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन इस रिएक्शन को शो करेंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरा अच्छे समझिएगा। दूसरी कंडीशन, कौन से एल्डिहाइड कीटोन देंगे, जिनके पास मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि एल्डिहाइड कीटोन तो देंगे मगर सभी एल्डिहाइड कीटोन नहीं देंगे, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन देंगे जिनके पास मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन। तीसरी कंडीशन, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। साथ में ये भी बात है कि जो अल्फा कार्बन हो वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, नहीं तो एल्डोल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन है तो काम हो गया, नहीं, जो अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन हो वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। चौथी बात, प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, और डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस होनी चाहिए। ठीक है, डाइल्यूट बेस की जो प्रेजेंस की बात की जा रही है उसमें क्या है, मान लो NaOH हो, KOH हो, एक्वस सोल्यूशन ऑफ ये हो, सो पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एसेट्रा। इतनी कंडीशन होने पर एल्डोल कंडेंसेशन की पॉसिबिलिटी होती है। क्या क्या हो, पहली बात तो ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन देंगे, दूसरी बात उनके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तीसरी बात क्या है, अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, चौथी बात क्या है, प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस होना चाहिए। अब यदि यहां पर आप अच्छे से ध्यान दो तो कौन से एल्डिहाइड कीटोन देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, कौन से एल्डिहाइड कीटोन देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यदि मैं पूछूं क्या एसिटल्डिहाइड देगा, देखिए एक एक करके देखिए, यदि मैं पूछूं क्या बेंजल्डिहाइड इस रिएक्शन को देगा, चेक करो, क्या फॉर्मेल्डिहाइड इस रिएक्शन को देगा, चेक करिए, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं। एरोमेटिक एल्डिहाइड इसका मतलब इस रिएक्शन को नहीं देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड does not show aldol कंडेंसेशन। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देंगे ड्यू टू absence ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि उनके पास प्यारे बच्चों अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं है। ये देखो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो किसी भी तरह का एरोमेटिक एल्डिहाइड इस रिएक्शन को नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सेकंड नंबर की कंडीशन मिस है। एल्डिहाइड तो है ये देखो, मगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों, अल्फा कार्बन कौन है, देखिएगा अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन है, ये देखो ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये वाला। अब इस अल्फा कार्बन पर जरा चेक करो क्या अल्फा हाइड्रोजन है, इस पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0। क्यों, 4 वैलेंसी आपको सीधी सीधी दिख रही है, आपको साफ साफ पता चल रहा है कि 4 वैलेंसी क्या है, 2 वैलेंसी ये, 1 वैलेंसी ये, 1 वैलेंसी ये, तो हाइड्रोजन कैसे होगा। तो इसका मतलब कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन कैनिजारो नहीं देगा, ऐसा एल्डोल नहीं देगा, ऐसा एल्डिहाइड कीटोन जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन हो।
और इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं देगा। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन, एरोमेटिक एल्डिहाइड में तो कोई नहीं देगा। ये देखो एलिफेटिक में कौन नहीं देगा, फॉर्मेल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। जरा चेक करो क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो दोस्त इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे आएगा? ये ग्रुप है, ये देखिए ये ग्रुप है। अब ग्रुप का एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन ही गायब है तो ये भी नहीं देगा। एरोमेटिक कीटोन देगा, तो एरोमेटिक कीटोन देगा। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक कीटोन आप ऐसे बना सकते हो ना, ये देखो एरोमेटिक कीटोन आप ऐसे बना सकते हो, और इसके पास देखो क्या है, अल्फा कार्बन है और उसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3। ये देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये दे देगा। तो एरोमेटिक कीटोन दे देगा, मगर एक साइड क्या है इधर, यदि मान लो CH3 न लग के कुछ और लगे तो फिर नहीं मिलेगी। तो जरा देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड तो एल्डोल कंडेंसेशन देते ही नहीं है। एलिफेटिक में कौन नहीं देगा, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। भाई जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो नहीं देगा, ठीक है कि नहीं? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो नहीं देगा। जैसे मैं पूछूं क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, ये देखो इस मॉलिक्यूल को चेक करो, आप बताओ क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है? तो जरा देखो ये तो हमारा क्या हुआ, ग्रुप, और ये हमारा क्या हुआ, अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन है? नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0। और यदि अल्फा हाइड्रोजन 0 है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। देखो अल्फा हाइड्रोजन 0 है ना, अल्फा कार्बन तो है मगर उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, सारे के सारे CH3 ग्रुप लगे, तो ये भी एल्डोल नहीं देगा। अब बात आती है कि सर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी कैसे, कौन देगा कौन नहीं देगा ये तो आपने पता डाला, मगर वो रिएक्शन होगी कैसे, है कि नहीं? ये भी तो बात आती है। जैसे मैंने पूछा क्या ये एल्डोल देगा, देखो क्या ये एल्डोल देगा, तो आप मना कर दोगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तीनों के तीनों हाइड्रोजन लगा रखे हैं आपने, तो ये एल्डोल कैसे दे देगा, तो ये एल्डोल कैसे दे देगा, है कि नहीं? अब हम कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, रिएक्शन करके देखते हैं, क्योंकि जब तक करके नहीं देखेंगे तब तक हम लोगों को ये आइडिया नहीं लगेगा कि ये काम कैसे करेगी। तो चलो अब हम इसको काम करना सिखाते हैं कि ये काम कैसे करेगी। देखो अब हम इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं एल्डोल की। पहला स्टेप, अब जरा मेरे को ये बताओ, तुमने एसिटल्डिहाइड पर बेस गिराया है, अब बेस क्या कर सकता है जरा बताइए। यदि OH आप डाल रहे हो तो OH के पास 2 नेचर होंगे, ये एक बेस हो सकता है और ये एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, 2 ही चीजें तो हो सकती हैं। यदि तुमने एल्डिहाइड कीटोन पर OH गिराया है तो यार 2 ही चीजें हो सकती है, OH हमारा या तो बेस की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब जरा बताओ यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है तो आप तुरंत मना कर दोगे नहीं सर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो अब यहां पर थोड़ा सा नॉलेज मैं देता हूं आपको। देखो होता क्या है, यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हैं जरा देखो। इस कार्बन पर प्लस है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, और इस कार्बन पर हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिमूव भी हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ये देखो जब आप इस हाइड्रोजन को निकाल देते हो तो ये बनता है इस तरह से, ऐसे जब आप इस हाइड्रोजन को निकाल देते हो तो ये बनता है, और ये रेजोनेंस कर देता है इस तरह का, इस तरह का। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं, वो ये हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं। इसको बोला जाता है इनुलेट आयन, एनोलेट आयन। आप चाहें तो इस चीज को ऐसे अभी देख सकते हैं, मैंने पीछे पढ़ाया था। यदि मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये देखो इनॉल फॉर्म बन गया ना, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से OH अटैच होता है तो इनॉल फॉर्म होता है। अब इस इनॉल फॉर्म को
आयन में कन्वर्ट कर दो तो इसका नाम रख दिया जाता है इनुलेट आयन। अब गौर से मेरी बात को समझना, ये दो तरह से काम कर सकता था। यदि वो बेस की तरह काम करता है तो इस हाइड्रोजन को लेके निकल जाता है ऐसे, इस हाइड्रोजन को लेके जब निकल जाएगा तो ये आएगा और ये होगा, तो बेस की तरह काम करेगा तो ये बनेगा, ठीक है, इस तरह से। और ये हमारा इनुलेट आयन जो होता है स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, स्टेबल आयन है ड्यू टू रेजोनेंस। अच्छा, अब यदि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, तो जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता तो मेरे दोस्त ये बनता, क्योंकि काम तो कर सकता है ना यार ऐसे, तो ये ऐसे घूम के जाता है। अब ये आया इस तरह से, अब ये देखो, अब प्रॉब्लम क्या है, ये आगे क्या करे, ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आया है ये आगे मूव कैसे करेगा? क्यों? ना तो हाइड्रोजन निकल सकता है, ना OH निकल सकता है, ना CH3 निकल सकता है, क्योंकि ये सब के सब पुअर लीविंग ग्रुप है, इनमें से हम किसी को नहीं निकाल सकते, है ना। H, CH3 और OH ये सभी के सभी क्या है? पुअर लीविंग ग्रुप है। अब इनमें से कोई नहीं निकलेगा तो रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगी? रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगी भाई? या तो H निकल जाए, या OH निकल जाए, या क्या हो CH3 निकल जाए, कोई निकलेगा तब तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी। ये तो इंटरमीडिएट आया है ना, ये तो हमारा एक इंटरमीडिएट जनरेट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि बेस अटैक नहीं करेगा, OH के पास दोनों नेचर है तो वो दोनों काम करता है। नंबर ऑफ OH यहां पर भी अटैक करते हैं, नंबर ऑफ OH यहां पर भी अटैक करते हैं, मगर जब यहां पर अटैक करते हैं तो आगे की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो रिएक्शन पीछे की ओर भाग आती है। और यहां पर जब अटैक करते हैं तो रिएक्शन आगे की ओर चलती चली जाती है। क्यों? क्योंकि जो निगेटिव आयन बना वो स्टेबलाइज कर रहा है, इसकी वजह से ये रिएक्शन प्रोसीड रहती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये रिएक्शन प्रोसीड रहती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये बात दिमाग में जरूर आएगी कि यार जो OH आयन सर ने बोला है उसके पास सर ने खुद कहा है दो नेचर है, बेस और न्यूक्लियोफाइल, और सबने कहा है कि कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता। मैंने खुद कहा है कि कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है। तो दोस्त जब कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है तो यहां पर हमने क्यों किया? तो यहां पर कार्बन के बगल में है कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप होने की वजह से उसको एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस मिलता है। ये जो एक्स्ट्रा रेजोनेंस है वो उस आयन को स्टेबलाइज कर रहा है, इसलिए ये हाइड्रोजन एसिडिक हो रहा है, इसलिए हाइड्रोजन के पास एसिडिक नेचर आ रहा है। मगर साथ साथ में इस कार्बन पर प्लस भी है, तो यार ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी तो है, तो जरूरी थोड़ी हाइड्रोजन को निकाले, उस पर अटैक करे। तो उस पर जब अटैक करता है तो ये सिचुएशन आती है, और ये सिचुएशन आगे बढ़ नहीं सकती है। क्यों? ना तो H निकल सकता है, ना CH3 निकल सकता है, ना OH निकल सकता है, तो ये सिचुएशन आगे बढ़ ही नहीं सकती। इस वजह से वो क्या करता है, बेस वाली सिचुएशन को आगे बढ़ाता है। दोनों काम होते हैं, दोनों काम होंगे, मगर ये काम फेवरेबल कंडीशन का है क्योंकि इसमें रिएक्शन आगे जा रही है, तो ये आगे करता चला जाता है, रिएक्शन को आगे बढ़ाता चला जाता है इस तरह से। तो पहली बात समझ में आई कि जो हमारे पास OH आयन था उसके पास दो नेचर थे, बेस और न्यूक्लियोफाइल, और दोनों नेचर में से उसने कौन सा नेचर यूज किया? बेस वाला। क्यों यूज किया? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक नेचर से जो इंटरमीडिएट आ रहा था वो अनस्टेबल था, रिएक्शन को आगे प्रोसीड नहीं करा सकता था। क्यों नहीं करा सकता है? क्योंकि जो लिविंग ग्रुप है वो सब पुअर लिविंग ग्रुप है, तो कोई निकलेगा ही नहीं। और बेस वाली रिएक्शन जो है, बेस वाली रिएक्शन आगे की ओर फेवर कर रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास रेजोनेंस आ रहा है, रेजोनेंस आने से वो स्टेबलाइज कर रहा है। अब स्टेप नंबर 1 खत्म हो गया, अब स्टेप नंबर 2 में चलते हैं कि ये स्टेप नंबर 2 में क्या करेगा। तो जरा बात समझो, स्टेप नंबर 2, जो हमारा दूसरा मोल है, अब एक मोल ले चुके हो, अब दूसरा मोल एल्डिहाइड का ले रहे हैं, सेकंड मोल, ये सेकंड मोल है, फर्स्ट मोल आप इधर ले चुके हो, ये फर्स्ट मोल है, फर्स्ट मोल ऑफ एल्डिहाइड ये हुआ, ठीक है, और सेकंड मोल ऑफ एल्डिहाइड ये है। अब इससे रिएक्शन करेगा कौन? हमारा इनुलेट आयन। ये हमारा जो इनुलेट आयन है, ठीक है, इनुलेट, एक मिनट,
ये हमारा जो इनलेट आयन है ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब क्या हो सकता है, अब सभी को पता है एक ही पॉसिबिलिटी है, क्यों? यदि ये न्यूक्लियोफाइल इसका प्रोटॉन निकालेगा तो फिर इनलेट आयन जनरेट हो जाएगा। भाई किसी ने कहा कि सर कार्बन पे निगेटिव आना एक बेस भी तो है, हमने कहा यस यार वेरी गुड, ये तो सही बात बता रहा है बच्चा। तो कार्बन पे निगेटिव आना एक बेस भी है, आरएमजीएक्स में पढ़ाया है। तो यदि ये प्रोटॉन निकालेगा तो कौन सा प्रोटॉन निकालेगा? अल्फा प्रोटॉन निकालेगा, क्योंकि वही तो स्टेबलाइज करेगा। तो क्या बन गया, जरा चेक करके देखो कि क्या बन गया है। ये बन गया है। अब इन दोनों में समझ में आ रहा है कोई अंतर है? नहीं। तो ऐसा नहीं है कि इनलेट आयन एक बेस की तरह काम नहीं कर सकता, कर सकता है, मगर जब एक बेस की तरह काम करता है तो सेम ही आंसर तो है। तो रिएक्शन हो रही है कि नहीं ये भी नहीं पता चल रहा, चेक करो है। तो इसी वजह से मैंने डायरेक्ट ये बात बोली कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। ये क्या करेगा, बेस की तरह काम करेगा तो प्रोडक्ट ही नहीं आएगा। इस वजह से मैंने ये बात बोली कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो कहां अटैक करेगा, यहां पर। अब जब यहां पर अटैक करेगा तो ये ऐसा आएगा। बात समझ पाए? किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता था ना कि सर यार ये बताओ आप, एक मिनट रुक जाना, ये देखो। तो किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता था ना कि सर ये बताओ कि ये बेस की तरह क्यों काम नहीं कर सकता है। पिछले कम से कम 15-20 दिन से आप एक बात को चिल्लाते आए हो कि सी पे निगेटिव आएगा तो बेस भी होगा न्यूक्लियोफाइल भी होगा, बेस भी होगा न्यूक्लियोफाइल भी होगा। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपने दिए, ग्रिग्नार्ड एजेंट दिया। आज अचानक आपने इसको डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल क्यों बोल दिया है? बिल्कुल आना चाहिए, और ये सही क्वेश्चन भी है। तो समझ पाए, यदि ये बेस की तरह काम करता है तो यही चीज फिर से जनरेट कर देता है, तो फायदा क्या हुआ? इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और ये कर देगा। अब जो आपने पहले स्टेप में प्रोटॉन निकाला है, वाटर निकाला है, ये देखो जब एसिड बेस रिएक्शन हुई तो यहां पे वाटर निकला है ना, यही वाटर यहां पर इसको क्या देगा, प्रोटॉन देगा, और जब इसको प्रोटॉन देगा तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे, इस तरह से। जब इसको प्रोटॉन देगा तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। इसी को कहा जाता है एल्डिहाइड डोल कीटोन, एल्डिहाइड और अल्कोहल। एल्डिहाइड और अल्कोहल मिलके बन गए एल्डोल, एल एल्डिहाइड, ओएल अल्कोहल। और वैसे ये क्या है, ये देखो अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, तो इसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का नाम होता है क्रोटोन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। एक मिनट जरा, ये हाँ, क्रोटोनो एल्डिहाइड, ये देखो ऐसे आता है। अभी एल्डोल हुआ है, इतना देखो। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 समझे? क्या किया मैंने, हमारे पास बेस था, बेस मैंने डाल दिया, बेस डाल दिया तो उसने क्या किया, प्रोटॉन खींच लिया, बनाया ये इनुलेट आयन जो होता है स्टेबल होता है, ये इनुलेट आयन होता है, ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं इनुलेट आयन, इसको नहीं। ये इनुलेट आयन हमारा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, इस वजह से ये हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में निकल जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में निकल जाता है ऐसे। बेस की न्यूक्लियोफाइल की तरह क्यों नहीं काम कर पाता है, क्योंकि ये चीज जनरेट करता है, और ये चीज जो जनरेट हो रही है इसमें हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये न्यूक्लियोफाइल है, मगर ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हो सकती है, इस वजह से वो बेस की तरह काम करता है। दूसरे स्टेप में हम लोग पहुंचते हैं। दूसरे स्टेप में इनलेट आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होती है, एक्सीलेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, एक्सीलेंट न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, एक्सीलेंट बेस भी है, मगर जो प्रोडक्ट जनरेट करता है वो वही प्रोडक्ट होता है जो पीछे पहले से बना हुआ है। तो वो क्या करता है, अटैक करता है, अटैक करके ये बना देता है। इसमें प्रोटोनेशन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन पे निगेटिव बेस होता है, तुरंत वाटर से प्रोटॉन ले लेगा और एल्डोल बना देता है, जिसको हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीटा पर OH है, इसी का नाम क्रोटोनो एल्डिहाइड है, इसी का नाम क्रोटोनो एल्डिहाइड है, और ये रिएक्शन जो है हमारी एल्डोल बोली गई है। अब एल्डोल में हो क्या रहा है, अच्छे से ध्यान दो, 2 मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। यहां पर देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड जनरेट हुआ है ना, तो क्या जनरेट किया आपने,
कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म किया है, अच्छे से चेक कर लीजिए, है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है। कभी कभी ये भी पूछते हैं इनमें से कौन सी रिएक्शन है जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड जनरेट करोगे, मतलब फॉर्म करोगे, ऐसे। अब पूरे एल्डोल कंडेंसेशन में देखो कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ डाइमराइजेशन हुआ है। चेक करो, CH3CHO, CH3CHO, मतलब जितने कार्बन थे, जितने हाइड्रोजन थे, सब के सब है। 1 2, 2 मॉलिक्यूल में 2 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन काउंट करो, 3 4 5 5 2 7 7 1 8 है, और 2 मॉलिक्यूल में 8 हाइड्रोजन होंगे। चेक कर लो, 3 1 4, 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे 8, कार्बन कितने हैं 2, 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे 4, ऑक्सीजन कितना है 1, 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे 6। इसका मतलब सिंपल डाइमराइजेशन है, कुछ निकला इकला नहीं है। चेक कर लीजिए। तो एल्डोल एक सिंपल डाइमराइजेशन रिएक्शन है। अब कराते हैं इसका कंडेंसेशन। देखो कंडेंसेशन कैसे कराया जाता है, अब बताता हूं। ये जो हमारा एल्डोल आया है, इसको जैसे ही हल्का सा हीट करोगे तो ये वाटर को रिमूव कर देगा, वाटर को रिमूव कर देगा और बना लेगा क्या, ये देखो इस तरह का एल्डोल। ये हमारा आ गया। अच्छा एक बात थोड़ी सी गड़बड़ है, उसको रफ कर देता हूं। ये जो तुमने कीटोनो एल्डिहाइड लिखा है वो यहां पे होता है, सॉरी, ये तो सिर्फ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, इसको बोलते हैं। ये अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड जो है ना, इसको बोलते हैं कीटोन एल्डिहाइड। जब कंडेंसेशन हो जाता है, अब जरा गौर से मेरी बात को समझना कि कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि कभी कभी वो आपको फंसा देंगे, आप समझ नहीं पाओगे। तो कंडेंसेशन की डिफिनीशन आना जरूरी है। कंडेंसेशन की डिफिनीशन होती है रिमूवल ऑफ एटम ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स in presence of reagent ऑब्लिक हीट। देखो कंडेंसेशन का मतलब है किसी मॉलिक्यूल या एटम का रिमूवल हीट की प्रेजेंस में या रेजेंट की प्रेजेंस में, जैसे वाटर निकल जाए, अमोनिया निकल जाए, ऐसा। तो जरा देखो यहां क्या निकला है, वाटर निकला है। वाटर कैसे निकला है, ये OH निकल गया है और ये एक हाइड्रोजन निकल गया है यहां से, ऐसे, इस तरह से ये हाइड्रोजन निकल गया है। और इस रिएक्शन को बच्चों बोलते हैं E1CB रिएक्शन। ये किस मेथड से निकलता है, E1CB। यदि आप लोगों को पढ़ाओ एल्डिहाइड के वो उसमें हाइड्रोकार्बन में, तो एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाई गई है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में E1CB पढ़ाई गई है। मतलब क्या होता है, क्या, कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन, कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन, कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन ये है। ऐसा जब लीविंग ग्रुप बहुत पुअर होता है तब ऐसा किया जाता है। मैं इसको थोड़ा सा अलग पेज पे समझा देता हूं, जैसे आपको ध्यान है कि ये हुआ कैसे है। देखो नेक्स्ट नंबर पेज पे चलता हूं। ये जो हमारा एल्डोल था, ये हमने एल्डोल बनाया था। अब इस एल्डोल में देखो क्या होता है, मैंने इसको ऐसे कर दिया है, क्यों, क्योंकि इस हाइड्रोजन को अपने को दिखाना है। तो जरा देखो आप गौर से इस बात को समझिएगा कि ये काम कैसे किया है। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम डालते हैं इस पर वाटर, ऐसे। तो वाटर करता क्या है, आप सबको पता है, ना तो वाटर कोई एसिड है ना कोई बेस है, मगर वो क्या करता है, इस प्रोटॉन को निकाल देता है। वो इस प्रोटॉन को इसलिए निकाल देता है क्योंकि ये प्रोटॉन निकलने के बाद जो सिचुएशन आ रही है वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर रही है, ड्यू टू -I इफेक्ट एंड रेजोनेंस। ये बहुत स्टेबलाइज कर रहा है, किसकी किसकी वजह से, एक तो रेजोनेंस हो रहा है, चेक करो रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे माइनस सिंगल डबल, और दूसरा है -I इफेक्ट ऑफ CHO ग्रुप एंड OH ग्रुप।
OH ग्रुप और CHO ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट है, इससे भी स्टेबलाइज हो रहा है। माइनस आई इफेक्ट क्या करते हैं, माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप क्या करेंगे, माइनस खींच लेंगे तो माइनस चार्ज कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस वजह से वो स्टेबलाइज कर रहा होता है। अब देखो ये क्या होता है, ये जो निगेटिव आया है, तो ये किस निगेटिव आया, ये क्या हुआ, यदि ये मॉलिक्यूल है तो ये इसका क्या हुआ, कॉन्जुगेट बेस हुआ कि नहीं। भाई ये कोई मॉलिक्यूल है, इससे प्रोटॉन निकाल दिया तो ये कॉन्जुगेट बेस हुआ। अब ये कॉन्जुगेट बेस क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे लाता है, इसको बाहर कर देता है और ये इस तरह से आ जाता है, ऐसा, ये देखो। और यहां पर वाटर ना लो, वाटर तो थोड़ा पुअर हो जाता है, इसकी जगह OH ले लो, क्योंकि हमने बेस तो डाला ही है ना, OH ले लो। ये देखो, अब ये देखो बन गया। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये काम किसने किया है, कॉन्जुगेट बेस ने किया है ना भाई। इस मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेट ये हुआ ना, कॉन्जुगेट बेस ने क्या कर दिया, एलिमिनेशन। इसी रिएक्शन को कहा जाता है, इस पूरी रिएक्शन को कहा जाता है कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। तो कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन कब होती है, मतलब E1CB रिएक्शन कब होती है, उसकी कंडीशन क्या है, तो उसकी कंडीशन ये है, जब आपके पास पुअर लीविंग ग्रुप हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, तब हम ये काम कराते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस हो तब हम E1CB रिएक्शन कराते हैं। E1CB रिएक्शन कराने की कंडीशन ये है, ये आप लोगों ने वहां पढ़ी होंगी हाइड्रोकार्बन में, क्योंकि एल्कीन को बनाने में हमें एलिमिनेशन पढ़ाना पड़ता है, तो हम लोग पूरा एलिमिनेशन पढ़ाते हैं, E2 एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन, E1CB एलिमिनेशन। तो E1CB एलिमिनेशन कब होगा, जब पुअर बेस हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, पुअर लीविंग ग्रुप हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो। OH पुअर लीविंग ग्रुप है और OH निगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो ऐसा है। तो देखो इस तरह से हमारा क्रोटोनोएल्डिहाइड बनता है। हमेशा ध्यान रखना कॉन्जुगेशन में बनाना है, कॉन्जुगेशन में, जैसे रेजोनेंस आ जाए। तो अब आप इस बात को समझ पाए होंगे कि ये जो पीछे रिएक्शन हुई है कैसे हुई है। तो E1CB रिएक्शन के थ्रू वाटर निकल जाता है और हमारा क्रोटोनोएल्डिहाइड आ जाता है। क्रोटोनोएल्डिहाइड की एक खास बात है, यदि आप अच्छे से ध्यान दो तो ये क्या कर रहा है, ये जो प्रोडक्ट आता है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है, और जब बच्चों डबल बॉन्ड है तो ये सिस और ट्रांस में क्या कर सकता है, कन्वर्जन कर सकता है। तो ये टोटोमेरिज्म शो कर रहा है, चेक करो है। इसके दो फिगर बना सकते हो, एक सिस एक ट्रांस, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो जरा देखो एल्डोल क्या हुई, एल्डोल कंडेंसेशन। अब पूरी रिएक्शन हो गई है एल्डोल कंडेंसेशन, आपने यहां करा दिया। यदि यहां से लेके यहां तक बोला जाए कि ये कौन सी रिएक्शन है, तो तुम इसको एल्डोल कंडेंसेशन नहीं बोल सकते हो, इसको बोलोगे एल्डोल फॉर्मेशन या डाइमराइजेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहां से यहां तक एल्डोल फॉर्मेशन है, कंडेंसेशन नहीं है। जब यहां तक रिएक्शन पहुंच जाएगी तब एल्डोल कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन का मतलब कुछ रिमूवल, ऐसा ना हो यहां से यहां तक की रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन बोल दो, यहां तक की। क्यों पूछा जाता है इनमें से कौन सी रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन है, एक यहां से यहां तक लिख दिया, एक यहां से यहां तक लिख दिया, एक बोथ लिख दिया, एक नन लिख दिया, तो बच्चे बोथ टिक करके चले आते हैं। जबकि यहां से यहां तक क्या है, सिर्फ एल्डोल है, कंडेंसेशन नहीं है। कंडेंसेशन का मतलब तो ये होता है ना, ठीक है ना। तो बात समझ पाए क्या किया, किस तरह से रिएक्शन हुई, क्या हुआ है, जरा गौर से देखिए, इंपॉर्टेंट है। दो मॉलिक्यूल जो होते हैं डाइमराइज हो जाते हैं। देखो कुछ भी रिमूव नहीं होता, मैंने अभी पीछे पढ़ाया था। दो मॉलिक्यूल डाइमराइज हो जाते हैं बेस की प्रेजेंस में। और कैसे डाइमराइज होते हैं, इनुलेट आयन बनाकर। अब हम इसी बात का शॉर्टकट बताते हैं, क्योंकि बार बार हम लोग इतनी बड़ी मैकेनिज्म थोड़ी करेंगे। तो बार बार जब हम बड़ी मैकेनिज्म नहीं करेंगे तो इसी चीज को हम कैसे कर सकते थे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसी चीज को हम कैसे कर सकते थे, जब भी हमारे पास कहीं कोई मॉलिक्यूल आएगा और हमें लगता है कि एल्डोल होने की पॉसिबिलिटी है, गौर से देखो, जब भी हमारे पास कहीं कोई मॉलिक्यूल आएगा, ये देखिए, और हमें लगता है कि एल्डोल होने की पॉसिबिलिटी है, तो हम क्या करेंगे, हम कैसे प्रोडक्ट बनाए डायरेक्ट, बिना मैकेनिज्म करें। तो जरा देखो कैसे प्रोडक्ट बनाओगे डायरेक्ट, वो बता देता हूं, ठीक है। उसको कैसे करते हैं, तो यार कुछ नहीं करना है, अल्फा हाइड्रोजन को OH में कन्वर्ट कर देना है। इसका अल्फा हाइड्रोजन, इसके OH, मतलब
कुछ ये काम करना है। यदि आप अच्छे से ध्यान दो तो ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो अब बताओ इसमें क्या है, ये प्लस ये माइनस, और इसमें क्या है, ये प्लस ये माइनस। बस जोड़ दो, प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो। ये प्लस है इसको दे दोगे, और ये माइनस है इसको दे दोगे। बस यही काम कर रहे हो, चेक करो। यदि ये प्लस तुमने उसको दे दिया तो ये OH हो जाएगा, और ये आपने क्या किया, ये इसको दे दिया तो ये पूरा ऐसे हो गया। बस बन गया एल्डोल। और ये क्या बना है, एल्डोल। कंडेंसेशन नहीं हुआ है, बार बार बोल रहा हूं। एल्डोल आएगा, क्या किया, प्लस माइनस। प्लस माइनस किस पे लगाओगे, अल्फा कार्बन पे लगाओगे, अल्फा कार्बन पर प्लस माइनस, सॉरी माइनस करना है। और फिर क्या है, सिंपल एडिशन कर देना है डबल बॉन्ड पे। इधर प्लस माइनस ये, इधर ये, अब कर दो, बस हो गया काम, बस हो गया काम, ठीक है। ये देखो अल्फा कार्बन पे प्लस माइनस लगाना है अपने को, और प्लस माइनस लगा के ऐड कर दो। इधर भी प्लस माइनस, इधर भी प्लस माइनस, ऐड कर दिया एल्कीन की तरह। ये इसको दे दोगे, ये इससे ऐड हो गया, बस एल्डोल बन गया। अब कंडेंसेशन करना है तो हमेशा ध्यान रखो अल्फा बीटा के बीच में कंडेंसेशन होगा। ये अल्फा है, ये बीटा है ना, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन हुआ है। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये देखो, यदि कोई कॉमन नेम जानना चाहे तो बस जैसे ही कर दोगे तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ऐसे बनाना है जैसे रेजोनेंस रहे। ये देखो अब आ गया है हमारा क्रोटोनो एल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं, क्रोटोन एल्डिहाइड, ऐसे, ठीक है। अब हम एक और रिएक्शन करके देखते हैं इसी चीज की। अब मैंने बच्चों कीटोन ले लिया, अब बताओ कैसे होगा। 1 मोल कीटोन ये लिया, 1 मोल कीटोन ये लिया, क्योंकि 2 मोल लगते हैं ऐसे इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अब मैंने कहा बताओ जरा यार रिएक्शन कैसे होगी, तो तुम क्या करते हो, मैंने आपको बताया है ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ये अल्फा है, अल्फा में भी प्लस माइनस कर लो, अल्फा में भी प्लस माइनस कर लो। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, बस माइनस को प्लस दे दो, प्लस को माइनस दे दो। तो जरा देखो क्या करोगे, CH3 इसको लटका दिया, क्यों, क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा ना। ये देखो ये ऐसे जुड़ गया, और ये इसको मिल गया, ये आ गया, ठीक है। क्या ये एल्डोल है, नहीं, ये एल्डोल कहां है, यहां तो एल्डिहाइड है सॉरी यहां तो कीटोन है। तो ये क्या है, ये है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये एल्डोल थोड़ी ना है, एल्डोल का मतलब होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड ग्रुप ही नहीं है, तो इसको एल्डोल मत बोल देना। अब क्या करोगे, एलिमिनेशन। तो जब एलिमिनेशन कर दोगे तो ये बन जाएगा, ये देखिए ऐसे, ये बन गया, ठीक है। कौन सी रिएक्शन से बना है, E1CB। इसको क्या कहते हैं जरा देख लो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। कॉमन नेम क्या होता है, तो इसका कॉमन नेम याद रखो, पेपरों में इनके और उनके पूछे जाते हैं, मेसिटाइल ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, मेसिटाइल ऑक्साइड बोलते हैं कॉमन नेम। ये देखो ऐसे आया, हमने क्या किया, 2 एल्डिहाइड कीटोन को ऐड कर दिया है। कैसे ऐड किया, उसी मेथड से ऐड किया। मैकेनिज्म की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है अपने को, क्यों, क्योंकि कहीं कार्बोकैटायन कहीं कुछ नहीं बनना है, आपको बस ऐड करना आना चाहिए। ये प्लस माइनस ऐड कर दिया, और ये काम हम बचपन से कर रहे हैं। बचपन मीन्स 2-3 महीने से कर रहे हैं, है ना। बचपन का मतलब वो तो तुम समझते ही हो यार, लैंग्वेज का कि कब क्या बोला गया है, उसका मतलब क्या है, ये कर लोगे ना। अब किसी ने पूछा मेरे से कि सर ये बताओ
एल्डिहाइड फास्ट रिएक्शन करेंगे कि कीटोन फास्ट रिएक्शन करेंगे? है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन फास्ट कौन देगा, किसमें एफिशिएंसी ज्यादा है? तो जरा नाम बताना क्या लिखा है, एल्डोल कंडेंसेशन। इसी से पता चलता है कि एल्डिहाइड फास्ट कर रहा है, तभी तो उसके बेसिस पे नॉमेनक्लेचर किया गया है। और वैसे तुम्हें बिल्कुल प्रॉपर रीजन चाहिए तो जरा ये देखो, इस बात को जरा समझिएगा प्यारे बच्चों। हाँ, ये वाली रिएक्शन। अब इस जगह देखो, इनुलेट आयन किस पर अटैक कर रहा है? इस पर। अब यदि ये बल्की होगा तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, क्योंकि ये आरडीएस है। इसके आरडीएस की अपने को जरूरत नहीं होती है, मगर जरा समझो, यदि ये बल्की होगा भाई, ये भी बल्की हो जाएगा यदि कीटोन कर दोगे, और ये भी बल्की हो जाएगा यदि कीटोन कर दोगे, क्योंकि CH3 इधर भी है तो CH3 कम से कम इधर भी आएगा। तो जब दोनों बल्की हो जाएंगे तो अटैक टफ हो जाएगा ना। ये तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूं कि बल्कनेस बढ़ेगी तो अटैक करने की टेंडेंसी कम होगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि कीटोन का परफॉर्मेंस कम होगा, ईल्ड कम होगी, एल्डिहाइड ज्यादा अच्छी रिएक्शन देगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड gives easily aldol condensation reaction in compare to ketone due to less बल्कनेस, क्योंकि उसके पास बल्कनेस कम होती है। तो यदि कोई पूछता है कि एल्डोल का प्रेफरेंस कौन है, एल्डिहाइड ज्यादा फास्ट देता है कि कीटोन, तो हम कहेंगे भैया कीटोन नहीं देता, एल्डिहाइड फास्ट देता है, क्योंकि बैक से अटैक मारना होता है, और कार्बन कीटोन होगा तो बल्कनेस बढ़ जाएगी, दोनों तरफ बढ़ जाएगी, इनुलेट आयन पे भी बढ़ जाएगी और साथ साथ में अटैकिंग एजेंट पे भी बढ़ जाएगी। तो इसकी इफिशियंसी थोड़ी कम होती है, किसकी? कीटोन की, इन कंपेयर टू एल्डिहाइड। यहां तक की बात सही है, क्लियर है? अब जरा देखो यार, बातों को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। और आगे क्या ले चलते हैं, जरा देखिए। आपने एल्डोल कंडेंसेशन में ये बात की, अब एक आध क्वेश्चन पे भी तो आते हैं कि यार क्वेश्चन यदि पूछे गए तो आप कैसे करोगे, है कि नहीं? क्वेश्चन भी देखना है। तो जरा देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछते हैं, ठीक है? क्वेश्चन है सेलेक्ट द मॉलिक्यूल which show aldol condensation reaction। ये देखो, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं? देखिए, पहला मॉलिक्यूल आपको ये लिख दिया गया है ऐसा, दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास ये है ऐसे, तीसरा मॉलिक्यूल प्यारे बच्चों आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, चौथा मॉलिक्यूल आपके पास ऐसा लिखा हुआ है ऐसे। अब बताओ, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन देगा? तो यदि हम अच्छे से ट्राई करें तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसा बना हुआ है, और जब ऐसा बना हुआ है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है? ये देखो ऐसा। तो जब प्यारे बच्चों इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो ये रिएक्शन कैसे शो करेगा? तो यार ये तो कट गया, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी कट गया, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी कट गया, सिर्फ ये है। तो इस तरह का पहला क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास, ठीक है, कि हाँ भाई एल्डोल कंडेंसेशन में कौन सा मॉलिक्यूल एल्डोल देगा और कौन सा मॉलिक्यूल हमारा एल्डोल नहीं देगा। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इसी पार्ट में बी पार्ट बनाते हैं। अभी ये खत्म नहीं है, इसी का बी पार्ट, इसी का बी पार्ट क्या होता है? होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? इस बात को समझो कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन किसको बोलते हैं, जरा इसको समझिएगा
कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन किसको बोला जाता है। ठीक, यदि हम ऐसा करें, टू डिफरेंट एल्डिहाइड ले ले, टू डिफरेंट एल्डिहाइड ले लो, या फिर टू डिफरेंट कीटोन ले लो, या फिर वन एल्डिहाइड वन कीटोन ले लो, तब हम उसको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। भाई अभी जो मैंने रिएक्शन की है उसमें दोनों कीटोन है और सेम है, दोनों एल्डिहाइड है और सेम है। ये देखो, ये देखिए, दोनों मोल एल्डिहाइड के और सेम है। एसिटाल्डिहाइड लिया है, ये रिएक्शन लिखी थी, मेन रिएक्शन कहां लिखी है, ये लिखी है ऐसा। तो जब दोनों ही एल्डिहाइड ले लोगे, दोनों ही कीटोन ले लोगे, सेम टाइप के लोगे, तो एल्डोल। क्रॉस एल्डोल का मतलब होता है जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले लो, दो डिफरेंट कीटोन ले लो, या वन एल्डिहाइड वन कीटोन ले लो। ऐसा होने पर होगा क्या, ऐसा होने पर होगा क्या, जरा समझो। फॉर्म मिक्सचर ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। तब क्या फॉर्म होगा, मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म होगा। कैसे, ये देखो, यदि किसी बच्चे ने एल्डोल करा दी है मगर क्रॉस एल्डोल है, जैसे ये देखो, ऐसे। अब देखो जरा, अब मेरे को ये बताओ कि कौन है जो इजीली रिएक्शन कर पाएगा, मतलब एक प्रोडक्ट बनेंगे, एल्डोल तो होगी, ये तो कंफर्म है ना, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो क्या है, अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन दोनों के पास है, तो एल्डोल तो होनी है। अब एल्डोल होनी है तो पॉसिबिलिटी क्या है भाई, एक पॉसिबिलिटी ये है, देखो कि हम लोग इनुलेट आयन किसका बनाए, कीटोन का बनाए। एक पॉसिबिलिटी ये है कि भाई आपने जो इनुलेट आयन बनाया है वो कीटोन का बनाया है, प्लस माइनस प्लस माइनस, पॉसिबिलिटी नंबर 1। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपने इनुलेट आयन किसका बनाया है, एल्डिहाइड का बनाया है। ये देखो, ऐसे। एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर जाएं, जैसा अभी तक हम पीछे करते आए हैं, ऐसे। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों कीटोन आपस में रिएक्शन कर जाएं, ऐसे। ये देखो, अब जरा गौर से आप देखिए इन पॉसिबिलिटी को, कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, 4। कैसे बन रही है, जरा गौर से समझो कि हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी आ रही है। ऐसे कैसे आ रही है, जरा बताना भाई। इनुलेट आयन अटैक करता है, तो इनुलेट आयन अटैक करता है तो एक का इनुलेट आयन बनता है, दूसरे का अटैक होता है दूसरे पर। तो जरा देखो, एक ऐसा हो सकता है कि हम इसका इनुलेट आयन बनाएं और इस पर अटैक कराएं, एक ऐसा हो सकता है कि इसका इनुलेट आयन बनाएं, इस पर अटैक कराएं। ये देखो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी। एक ऐसा हो सकता है कि एल्डिहाइड सेल्फ का इनुलेट आयन बनाए और सेल्फ पे ही अटैक करे, और एक ऐसा हो सकता है कि कीटोन इनुलेट आयन बनाए और कीटोन पे ही अटैक करे। ऐसा होगा तो प्रोडक्ट क्या क्या आएंगे, तो प्रोडक्ट क्या क्या आएंगे आप देख लो, मिक्स कर दो, प्लस माइनस, प्लस इसको दोगे माइनस इसको दोगे, तो आंसर क्या आया देख के बताओ। CH3 ऐड करो, ऐड करके बताइए सभी लोग। CH3 CHOH, H इसको मिल गया, C इसको मिल गया, ऐसे ये आ गया। इसमें बताओ क्या आएगा, अब इसमें ब्रेक कैसे होगा,
यदि तुम अच्छे से ब्रेक करो तो ये प्लस माइनस, 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 ये प्लस माइनस। अब ऐड कर दो, तो जब ऐड करोगे तो क्या आएगा जरा चेक करके देखिए, आंसर बताइए। प्रोटॉन इसको मिलेगा CH3OH। अब ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा तो ये CH3 नीचे लटकाना पड़ेगा, क्योंकि अटैच ये कार्बन इस कार्बन से हो रहा है ना। ये देखो ऐसे। अब नीचे वाले में आ जाओ, इनको ऐड करके देख लीजिए तो क्या होगा, CH3OH H। H का मतलब सभी बच्चे जानते हैं कि वो कभी बीच में नहीं आता है, वो हमेशा किनारे ही आया होगा। तो ये बन जाएगा, है कि नहीं, सेल्फ में अटैक हुआ, और ये सेल्फ में करेगा तो ये बन जाएगा। ये देखो यार मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ हुआ है प्यारे बच्चों। तो कितने पॉसिबल प्रोडक्ट आए हैं, 4 पॉसिबल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन है ये, तो टोटल 4 पॉसिबल प्रोडक्ट। ठीक है, 4 पॉसिबल प्रोडक्ट आए हैं। अब इसमें से मेजर माइनर कभी नहीं पूछा जा सकता है, और यदि मेजर माइनर पूछ रहे हैं तो एल्डिहाइड वाले मेजर लगाओ, जिसमें एल्डिहाइड एल्डिहाइड रिएक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद कह रहे हैं कि एल्डिहाइड की रिएक्शन मेन है ये, तो एल्डिहाइड वालों को मेन लगाओ। मगर ये कभी नहीं पूछा जाता, क्योंकि मिक्सचर बनता है और पता नहीं कौन ज्यादा हो, और यदि कभी पूछ दिया जाए तो एल्डिहाइड वाले को ज्यादा करिएगा आप। तो ये जरूर पूछा जाता है कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे, तो कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे, 4 पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। नाम क्या होगा, क्रॉस एल्डोल होगा। क्यों, क्योंकि तुमने डिफरेंट मॉलिक्यूल लिए, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, या 2 डिफरेंट एल्डिहाइड या 2 डिफरेंट कीटोन। 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लोगे तो भी क्रॉस है, 2 डिफरेंट कीटोन लोगे तो भी क्रॉस है, और एक एल्डिहाइड एक कीटोन लोगे तो भी क्रॉस है मेरे दोस्त। अब प्रोडक्ट मिक्सचर मिलेगा जैसे ही तुम डिफरेंट लोगे, जब भी डिफरेंट लोगे तो क्या मिलेगा, मिक्सचर। कैसे निकालोगे, सारी पॉसिबिलिटी देख के, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब जरा देखो यार बच्चों, यदि मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं तो तुम क्या करोगे, जरा बताओ, ध्यान दीजिएगा। एक एलिफैटिक ले रखा है, एक एरोमेटिक ले रखा है, और प्रेजेंस ऑफ बेस है। अब फिर एल्डोल तो होगी, क्यों, एल्डोल होने के लिए एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब इस बात को जरा नोट करके डाल रहा हूं, जैसे आप लोग हमेशा याद रखें, गड़बड़ ना कर दें, कि एल्डोल के लिए चाहिए क्या, एक एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि दोनों के पास होना चाहिए, सॉरी बच्चों, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि दोनों के पास होना चाहिए। भाई यदि किसी एक के पास है फिर भी हमारी एल्डोल हो जाएगी, कैसे, जरा देखो, जिसके पास होगा उसका इनुलेट आयन बन जाएगा। ऐसे हमने इसका इनुलेट आयन बना दिया, और इस पर तो यार दोस्त अटैक ही तो कराना है, तो अटैक करने को ये थोड़ी मना कर देगा, ये इनुलेट आयन नहीं बना सकता, मगर अटैक तो करा सकता है ना। ये देखो इस तरह से, ऐसे है, और अटैक करा सकता है, तो बस अब इसका कंडेंसेशन कर दो। ये देखो आ गया, देखो है कि नहीं, इस तरह से आ गया है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है
सैली सैली सैलिसल्डिहाइड। एक मिनट बच्चों, कहाँ होता है, ये होता है, ये सैलिसल्डिहाइड। ये देखो, ये हमारे पास आया है इस तरह से। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि किस तरह से चीजें हमारे पास हो सकती हैं, किस तरह से हम चीजों को बना सकते हैं। सैलिसल्डिहाइड, अच्छा सैलिसल्डिहाइड, एक मिनट, इसका फार्मूला गलत लिख गया, नाम गलत लिख गया, सॉरी, फार्मूला नहीं नाम, है ना। ये देखो, तो इस तरह से हम ये चीजें कर सकते हैं। तो अब आप इस बात को समझ पा रहे हो, यदि किसी के पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, फिर भी एल्डोल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनुलेट आयन तो किसी एक का ही बनाना है ना। अब यदि इसमें पूछे पॉसिबल प्रोडक्ट कितने हैं, तो जरा बता सकते हो पॉसिबल प्रोडक्ट कितने हैं? एक। क्यों? क्योंकि भैया इनुलेट आयन तुम सिर्फ इसी का बना सकते हो, तो दो रास्ते हैं, सॉरी दो, एक मिनट, है ना, समझ गए होगे दो कैसे लिख रहा हूं। दो रास्ते, इसी का इनुलेट आयन बनाया और इसी पर अटैक करा दिया, एक, इसका इनुलेट आयन बनाया, इस पर अटैक करा दिया, जो मैं करके आ रहा हूं। तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट हुए ना, चार नहीं भाई। एसिटल्डिहाइड का इनुलेट आयन बनाया और एसिटल्डिहाइड पे अटैक करा दिया, एक। एसिटल्डिहाइड का इनुलेट आयन बनाया, बेंजल्डिहाइड पे अटैक करा दिया, दो। अब बेंजल्डिहाइड का इनुलेट आयन बना ही नहीं सकते क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। तो क्या कर पाओगे? तो बात समझ रहे हो ना, कैसे किस तरह से रिएक्शन चल रही है। मैंने पीछे लिखाया है, गौर से देखिए, बच्चे यहां पे कंफ्यूज या कभी कभी गलत भी कर देते हैं। हाँ, शुरुआत कहाँ है, एल्डिहाइड रिमूव, ये देखो, देखो क्या लिखा है, ये वाली लाइन पढ़ो, एरोमेटिक एल्डिहाइड डज नॉट शो एल्डोल कंडेंसेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। फिर मैंने ये लिखा दिया, ये एग्जाम्पल दे दिया है, ये वाला। अब देखो रिएक्शन कर रहा है, तो भैया एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं करते हैं, एक्चुअल में आपने एक एलिफैटिक भी डाल दिया है ना, इसलिए हो रही है। तो दोनों में हो सकता है बच्चों कंफ्यूजन आ जाए कि सर यार वहां तो लिखा क्या है और यहां रिएक्शन कर रहा है। अकेला एरोमेटिक होगा तो रिएक्शन नहीं करेगा, एलिफैटिक साथ में पड़ा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इनुलेट आयन बनाने के लिए हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होता है। बात समझ रहे हो ना, इनुलेट आयन बनाने के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होता है, तो एक तो पड़ा ही है ना, तो ये तो इनुलेट आयन जनरेट ही कर देगा, तो जनरेट कर दिया, इसने दूसरे पे अटैक कर दिया और ये बन गया हमारे पास। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि किस तरह से रिएक्शन चल रही है। अब देखो कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी बातें हैं। कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इसमें हम लोग कर भी ज्यादा रहे। इससे ये मान के चलो फ्रीक्वेंटली हर दूसरे साल क्वेश्चन रहता है, कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है इससे। ठीक है, अब देखो इंटरनल एल्डोल, इंटरनल एल्डोल कंडेंसेशन, इंटरनल एल्डोल कंडेंसेशन, इसको समझो। इंटरनल एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है? अच्छा, इस रिएक्शन का एक और नाम होता है, वो भी बता देते हैं, क्रॉस एल्डोल का। क्रॉस एल्डोल को कभी कभी कहीं कहीं ये भी लिख दिया जाता है, क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन। तो बात एक ही है, इसी को बोलते हैं क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन, है ना, इसी का नाम है। चलिए, अब इंटरनल एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट है, जब टफ क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा। तो जरा इस बात को समझिए, इंटरनल एल्डोल कंडेंसेशन क्या है। इफ टू एंड मोर देन टू कार्बोनाइल ग्रुप
कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। जरा समझो, यदि एक ही मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो इंटरनल एल्डोल होगी। मतलब हम एक ही मॉलिक्यूल में एल्डोल कर देंगे, हमें दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं लगेगी, ऐसा। ठीक है, हम एक ही मॉलिक्यूल में एल्डोल कर देंगे, हमें दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं लगेगी, ऐसा। कैसे? जैसे ये देखो, इस मॉलिक्यूल को जरा समझिए, ये ऐसे लिखा है, ये ऐसे लिखा। अब मेरे से कहा जा रहा है बताओ इस पे क्या करना है। तो अब आप चेक करो, एक तो हमारे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है और एक कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास ये है, एक एल्डिहाइड एक कीटोन। तो एक ही मॉलिक्यूल में दो मिल गए ना, तो अब हमें अलग से दो मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं है, इसी में इनुलेट आयन बनेगा और इसी पे अटैक करेगा। और सेल्फ में अटैक करना सबसे इजी काम होता है, बहुत तेजी से फेवर करती है, सबसे ज्यादा फेवर एल्डोल यही वाली होगी, सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्शन एल्डोल होने वाली यही वाली होगी। अब ये होता कैसे है, करते कैसे हैं, जरा इस बात को समझो। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो पहला काम ध्यान रखिए, हमें कौन सी रिंग प्रीफर करनी है। हमारा प्रेफरेंस है 6 मेंबर रिंग का, 6 मेंबर रिंग। यदि 6 ना बन जाए तो हम 5th मेंबर रिंग की बनाने की कोशिश करते हैं कि यार 5th मेंबर रिंग बने। 5th ना बने तो फिर 4 मेंबर रिंग बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा होता है। तो पहली कोशिश है कि इस तरह से इनुलेट आयन जनरेट करो कि 6 मेंबर की रिंग बन जाए। दूसरी कोशिश है कि यदि 6 ना बन पाए तो 5th बन जाए। तो इनुलेट आयन कैसे जनरेट करना है, इसके बेसिस पे जनरेट करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनुलेट आयन इसके बेसिस पे जनरेट करना है कि 6 मेंबर की रिंग बने, 5 मेंबर की रिंग बने या 4 मेंबर की रिंग बने। रिंग इस तरह से बनानी है जैसे स्टेबिलिटी ज्यादा है, उसके हिसाब से इनुलेट जनरेट करोगे। अब जैसे देखो हमारे पास कितने पॉसिबल प्रोडक्ट है इनुलेट आयन जनरेट करने के। हम यहां पर इनुलेट जनरेट करें, ये इनुलेट बनाया और अटैक इस पे कराएं तो 1 2 3 4 5 6 एटम है तो 6 मेंबर की रिंग आएगी। इनुलेट इस पे बनाएं, अटैक इस पे करें तो 1 2 3 4 मेंबर की रिंग आएगी। इनुलेट इस पे बनाएं, अटैक इस पे करें तो 1 2 3 4 मेंबर की रिंग आएगी। तो हमें प्रेफरेंस किसको देना है, 6 मेंबर की रिंग को देना है। क्यों? वो ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है। स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है। तो हमें क्या करना है, ऐसा इनुलेट बनाना है जिससे मैक्सिमम रिंग बने। क्योंकि इनुलेट आयन बनाने के आप खुद चेक कर लो, यहां पे कितने सारे तरीके हैं। तो जब इतने सारे तरीके हैं तो हम कौन सा इनुलेट आयन प्रीफर करें? क्यों? तो हम ये वाला प्रीफर करेंगे। ये वाला क्यों प्रीफर करेंगे, बात समझ पा रहे हो? ये वाला क्यों प्रीफर कर रहे हैं, ये देखो, ये इसलिए कर रहे हैं 6 मेंबर रिंग बनेगी। यदि इस पर इनुलेट बनाओगे तो ये और ये ऐड होंगे। इनुलेट कार्बन और कार्बोनाइल कार्बन का कार्बन ऐड होता है तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बनेगी। और यदि इस पर बनाओगे तो ये और ये ऐड होंगे, तो ये और ये ऐड होंगे, तो 1 2 3 4 मेंबर की बनेगी। और किसी ने इस पर बना के इस पे अटैक कराया तो 1 2 3 4 मेंबर की बनेगी। और 4 मेंबर की रिंग बनाना हम पसंद नहीं करते हैं। हम लोग किस पर पसंद करते हैं, 5 6 या ये। भाई 6 की पॉसिबिलिटी है तो 6 बनाओ, 1 2 3 4 5 और ये 6 आया। अब 6 मेंबर की एक रिंग बना दो, जैसा हम लोग पहले करते थे। एक 6 मेंबर की रिंग बना दो, बना दी। ये देखो 6 मेंबर की एक रिंग बना दी। इसमें भी कहीं से भी नंबर डाल दो, जहां से आपकी मर्जी करे वहां से आप 1 2 3 4 डाल दो। ऐसा कुछ नहीं है कि यहां से नहीं डालना है, यहां से नहीं डालना है, कहीं से भी डाल दो। डाल दिया। अब जो जिस नंबर पे लगा है उस नंबर पे लगा दो। 1 नंबर पे कुछ नहीं लगा, 2 नंबर पे क्या है, कार्बोनाइल। कहां रखा है 2, आपने 2 को कर दिया कार्बोनाइल।
3 पे क्या लगा है, कुछ नहीं। 4 पे क्या लगा है, कुछ नहीं। 5 पे क्या लगा है, कुछ नहीं। 6 पे क्या है, जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये खुल जाएगा ऊपर की ओर, तो 6 नंबर पे ओ निगेटिव लगाओ। 6 किधर है, ये, तो इस पर हमने क्या किया, ओ निगेटिव लगा दिया ऐसे, ठीक है। इसको 6 थोड़ा अलग लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, ये देखो, और ये लगा दिया। बात समझ पाए क्या किया भाई, ये और ये जुड़ेंगे, तो ये और ये जुड़ेंगे, तो जरा देखो 2 नंबर पे कार्बोनाइल था, CH2 CH2 CH2, और 6 नंबर पे क्या है, ओ निगेटिव हो जाएगा ना, और कुछ तो लगा नहीं है, ये आ गया। अब क्या करोगे, ये बन गया हमारा एल्डोल। अब क्या करोगे, प्रोटोनेशन कर दोगे, तो जब इसको वाटर मिल जाएगा तो ये है, ऐसे आ गया। और ये ज्यादा फास्ट होती है, हमने आपको बताया है कि इंटरनल एल्डोल एक फास्ट रिएक्शन होगी, सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा। ये देखो, अब क्या करोगे, अब यार कंडेंसेशन कर दो, तो कंडेंसेशन करा दिया, E1CV रिएक्शन, E1CV रिएक्शन करा दिया ऐसे। जब आप E1CV रिएक्शन कराओगे तो बॉन्ड कहां आएगा, बॉन्ड ऐसी जगह लगाओगे जिससे रेजोनेंस आ सके, तो ये देखो रेजोनेंस ऐसे आ जाएगा, ये देखिए। और यदि किसी ने यहां लगा दिया तो रेजोनेंस नहीं आएगा, सिंगल सिंगल हो जाएगा ना। हमें क्या चाहिए, सिंगल डबल चाहिए, तो ये देखो डबल सिंगल डबल, तो रेजोनेंस आ जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा। तो जरा गौर से इन बातों को ध्यान रखिएगा कि किस तरह से रिंग बनानी है, ठीक है। कैसे रिंग बनाओगे, बात समझ रहे हो, इंटरनल एल्डोल कंडेंसेशन समझे। हमें कुछ नहीं करना है, इस तरह से इनॉल फॉर्म करना है कि स्टेबिलिटी ऐसे आए, या तो 6 मेंबर रिंग बने, या 5 मेंबर रिंग बने, या 4 मेंबर रिंग बने। 3 मेंबर रिंग बनाना हम पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। 6 मेंबर रिंग बने, 5 मेंबर रिंग बने, या 4 मेंबर रिंग बने, और इस तरह से ये चले, कर पाओगे, समझ रहे हो कैसे करना है, ठीक है। ऐड कैसे करोगे, अब आपका मन कर रहा होगा नहीं सर एक क्वेश्चन आप मेरे को भी दो, हम भी करना चाहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है यार, इसका आंसर तुम लोग बता दो, देखो, ठीक है। अच्छे से अपना नॉलेज दिखाइएगा। ये CH3 है, ये रिएक्शन लिखिए, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, मैंने बेस डाल दिया है। अब बताओ क्या आंसर आएगा। 2 कार्बोनाइल ग्रुप है, तो कैसे करोगे, इनुलेट आयन बनाना है, तो डरना नहीं, इनुलेट आयन बनाते हैं। चलो, तो देखो यार, ये है, तो पहले तो नंबर डाल दो सब पे नंबर डालने से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि इनुलेट आयन कैसे आएगा, मगर सब पे नंबर डाल दोगे तो रिंग बनाने में टेंशन होगी। अब जरा देखो, यदि हम इनुलेट यहां बनाते हैं, अटैक यहां कराते हैं, तो इसके बीच में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग बनेगी। इनलेट यहां बनाते हैं, अटैक यहां कराते हैं, तो 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4, 4 मेंबर की रिंग बनेगी। इनलेट यहां बनाते हैं, अटैक यहां कराते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग बनेगी। यहां इनलेट बना के यहां अटैक कराएंगे तो भी 6 बनेगी, यहां इनलेट बना के यहां अटैक कराएंगे तो भी 6 बनेगी। अब बताओ कौन सा करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, तो कोई भी कर लो यार, दोनों में 6 मेंबर की रिंग आ रही है, ठीक है। दोनों में 6 मेंबर की रिंग आ रही है, तो मैंने इसको इनुलेट बना लिया ऐसे, देखो मैंने इसको क्या किया, इसको इनुलेट बना लिया इस तरह से, ये देखिए, वो इधर ऐसे इनुलेट बना लिया, ठीक, और अटैक करा दिया उस पर, ये इनुलेट आ गया प्लस माइनस, और ये आ गया प्लस माइनस, नंबर डाल दो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। तो 1 और 6 को ऐड करते हैं, तो कितने मेंबर की रिंग बनी, 6 मेंबर की रिंग बनी, 6 मेंबर की एक रिंग बना दी, ये देखिए ऐसे। फिर आपने क्या किया प्यारे बच्चों, नंबरिंग डाल दी, जहां से मन हो वहां से नंबरिंग डाल दो, जो जिस पर अटैच है लगा दो। पहले पे क्या अटैच है, कुछ नहीं, दूसरे पे क्या है, CO ग्रुप, CO ग्रुप लगा दिया,
तीसरे पे कुछ नहीं है, चौथे पे CH3 है, CH3 लगा दिया, पांचवें पे कुछ नहीं है, छठे पे अटैक होगा, जब 6 नंबर पे अटैक होगा तो ये ऐसा हो जाएगा। और 6 नंबर पे ही क्या लगा है, एक मिथाइल लगा है, ऐसे। बात समझ पाए कैसे किया? फिर से समझ लो, मैंने इनुलेट आयन बनाया, इनुलेट आयन के पास से नंबरिंग डाल दो जिस पर अटैक होना है। कितने आए, 6 नंबर आए, तो 6 मेंबर की रिंग बना दी और उन पर भी अपनी तरफ से कैसे भी नंबर डाल दिए। अब जो जिस नंबर पे लगा है उस नंबर पे उसको लगा दो, ठीक है। 4 पे CH3 लगा है, लगा दिया, 6 पे एक CH3 लगा है, लगा दिया, और ये किसमें, जिस पर अटैक होगा तो वो O नेगेटिव में चला जाएगा, वो लगा दिया। 2 पे CO लगा है, लगा दिया। अब प्रोटोनेशन करा दो, जब इसको प्रोटॉन मिलेगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ये देखो इस तरह से, ऐसे ऐसे हो जाएगा प्रोटॉन मिलने पर। फिर इसका कंडेंसेशन करा दो, और जब भी कंडेंसेशन कराओगे तो आपको पता है क्या करना है, कॉन्जुगेशन लाना है। तो अल्फा बीटा से हमेशा क्या करोगे, वाटर निकालोगे, अल्फा बीटा से निकालोगे तभी तो कॉन्जुगेशन आएगा, नहीं तो कॉन्जुगेशन आएगा ही नहीं। तो हमने अल्फा बीटा से निकाला है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा, ये कार्बोनाइल है तो ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा से निकाल दिया, ये आ गया। बात समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं? तो इंटरनल का क्वेश्चन टफ पूछा जाता है, तो वो टफ आ सकता है, आप फंस सकते हो, तो इसलिए जरा गौर से समझिएगा कैसे करना है इंटरनल एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो यार, इंटरनल एल्डोल कंडेंसेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल वो मैं करूंगा, आप समझिएगा। देखिए, एक मॉलिक्यूल ये लिखा है, ऐसे। अब इसमें पहले ये कहा गया है कि यार इसकी हम लोगों ने ओजोनोलिसिस कराई है, ये बना दिया। फिर उन्होंने ये कहा है कि इसमें हम लोगों ने क्या किया है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट डाल दिया है, उन्होंने बना दिया है बी, ऐसे। अब पूछ रहे हैं बी बताओ क्या है, क्या पूछ रहे हैं, बी बताइए क्या है, ऐसे। तो क्या करोगे जरा बताओ। मैंने आपको ओजोनोलिसिस इसी चैप्टर में पढ़ाया है। ओजोनोलिसिस में क्या होते हैं, 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं, 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये देखो। अब आपने पहले इसकी ओजोनोलिसिस कराई है, तो ओजोनोलिसिस में 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो जरा 2 बॉन्ड ब्रेक करके दिखाओ। 2 बॉन्ड कैसे ब्रेक करोगे, ऐसे करोगे। अब जब 2 बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्या आएंगे, 2 OH आ जाएंगे, इस तरह से। 2 OH कह रहा हूं, 2 कार्बोनाइल ग्रुप आ जाएंगे इस तरह से। देखिए आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये देखो, एक ये आ गया, एक ये आ गया, आ गया कि नहीं भाई। एक कार्बोनाइल इसको मिलेगा, एक कार्बोनाइल इसको मिलेगा, यही तो पढ़ाया था मैंने कि जब भी कहीं पर ओजोनोलिसिस होगी तो हमेशा 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे और दोनों को कार्बोनाइल ग्रुप मिलेगा, तो एक एक मिल गया। अब जरा बताओ, आपने क्या कर रखा है, अच्छे से ध्यान दीजिए, आपने क्या कर रखा है, आपने बेस डाल रखा है और इसके पास 2 कार्बोनाइल ग्रुप भी है, तो ये इंटरनल एल्डोल नहीं हो जाएगी। देखो 2 कार्बोनाइल ग्रुप है, चेक करो है, और आपने क्या कर रखा है, बेस डाल रखा है, तो ये इंटरनल एल्डोल है। मगर क्वेश्चन को बहुत पीछे से स्टार्ट कर दिया है, तो अब जरा बताओ कैसे होगा, वैसे ही होगा। ये तो सिमेट्रिकल है, तो इन्युलेट इस पे बना ले, है कि नहीं। इस पर मैंने हाइड्रोजन दिखा दिया, इसको प्लस कर लिया, इसको माइनस। अब अटैक किस पर करेगा, इस पर, तो इसको भी प्लस कर लिया, इसको भी माइनस। नंबर डाल दो 1 2 3 4 5। एक तरफ कितनी बनेगी, 5 मेंबर की रिंग, क्योंकि ये और ये जुड़ जाएंगे ना। तो दूसरी तरफ कितने मेंबर की रिंग आएगी, दूसरी तरफ कितने मेंबर की रिंग आएगी, देखो कलर चेंज करता हूं जैसे आपको पता चले कि दूसरी तरफ कितने मेंबर की आएगी। जब ये जुड़ेंगे तो ये तो कॉमन पॉइंट हो गया ना, है कि नहीं। तो कितनी आएगी दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7, दूसरी तरफ 7 मेंबर की रिंग आएगी, मतलब ऐसे आएगा। तो एक 5 मेंबर बना लो और एक 7 मेंबर बना लो,
1 2 3 4 5 6 7, ये देखो ऐसे। अब जो जहां पे लगाओ नंबर डाल दो। अब कहीं से भी नंबर नहीं कर सकते हो। कौन कौन सा जोड़ा है? 1 और 5 जोड़ा है ना? तो यहां से 1 चालू करो, 1 2 3 4 सॉरी 4 5, ठीक है। अब इधर वाली ये हो गई, इधर वाली ये हो गई। अब इधर वाली के नंबर चालू कर दो। जैसे नंबर डालें वैसे ही नंबर पड़ेंगे। अब नंबर सेम नहीं जाएंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, इसको 7 का है। दोनों तरफ नंबर डालने हैं और सेम तरीके से डालने हैं। अब जो जिस पर लगा है लगा दो, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे कुछ नहीं। ये जो 5 और 6 है ये कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा? ओ निगेटिव। ऐसे 2 पे क्या आ जाएगा? ये देखो टफ है थोड़ा सा ये, और बाकी सब तो पहले से था। अब आप इसको क्या करोगे? प्रोटॉन दे दोगे। तो जब इसको प्रोटॉन दोगे मतलब हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे। ऐसे आ गया। अब इसका एलिमिनेशन कर दोगे, E1CV। तो जब आप एलिमिनेशन करोगे तो हमेशा कॉन्जुगेशन के हिसाब से निकलता है, तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये देखो ये कंपाउंड आएगा फाइनल। तो जरा गौर से ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, गौर से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को पीछे से भी उठा सकता है इस तरह से। अब यदि वो क्वेश्चन को ज्यादा टफ नहीं करना चाहता है तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है। ध्यान दीजिए कुछ इस तरह से, जैसे ज्यादा टफ ना हो, है ना? जैसे ये देखो उसने क्या कहा, देखिएगा गौर समझिए। मैंने क्वेश्चन यहां से लिया, हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है ऐसा, इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराई, ए आ गया ऐसा। फिर इसकी ओजोनोलिसिस कराई, B आया और C आया ऐसा। फिर इसमें NaOH इक्वस डाल दिया या डाइल्यूट डाल दिया इस तरह से, हमारा आंसर D आया ऐसे। फाइंड D बताना है क्या है ऐसे। अब बताओ, जैसे मैंने अभी पीछे वाला क्वेश्चन कराया था उसका फिगर थोड़ा भड़कीला था, बड़ा था। अब वो छोटे फिगर पे वही क्वेश्चन शिफ्ट कर दिया है और उससे ज्यादा टफ है ये। क्यों? पहले आपने क्या किया, ये अल्काइल हैलाइड है। अब जरा बताओ प्यारे बच्चों, इस पर जब तुम अल्कोहलिक KOH डालोगे तो क्या होगा? एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन होगा तो क्या बन जाएगा? एल्कीन ऐसे। ये तो हमारा ए आ गया, बन जाएगी कि नहीं? अब एल्कीन बन गया है, फिर आपने ओजोनोलिसिस करा दी है। मैंने आपको ओजोनोलिसिस में क्या पढ़ाया है कि 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ब्रेक कर दिया, एक को CHO मिल गया, एक को CHO मिल गया ऐसे। फिर आपने क्या किया है, इसको मैंने B बोला, इसको C। क्यों? क्योंकि तुमने डाइल्यूट एसिड डाला है, डाइल्यूट एसिड कह रहा हूं, डाइल्यूट बेस डाला है। अब डाइल्यूट बेस में एल्डोल कंडेंसेशन हो जाती है, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जरा देखो होगा क्या, इसका एल्डोल कर जाओगे। क्यों? क्योंकि ये एल्डोल की कंडीशन है ना, तो ये देखो ऐसे बन जाएगा। आंसर क्या आएगा? एल्डोल, कंडेंसेशन नहीं। अब बाकी आप क्वेश्चन में देख लेंगे कि क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे दिए, सारे कंडेंसेशन वाले दिए तो कंडेंसेशन भी करा देना। ये कैसे किया समझ गए हो ना? 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया है। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को बीच बीच में भी यूज करेंगे, जरूरी नहीं कि सीधा प्योर एल्डोल का क्वेश्चन हो। प्योर एल्डोल का क्वेश्चन जरूरी नहीं कि वो डाला जाए, वो इस तरह से भी डाला जा सकता है, ऐसे भी। तो जरा क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा, कब कहां क्वेश्चन किस तरह से पलटा जा सकता है। ये देखो, तो एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, उनकी हम एल्डोल कंडेंसेशन इस तरह से भी करा सकते हैं, बीच में भी। तो इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, हम जोश जोश में कुछ अलग बना जाएंगे। तो ये देखो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब ये क्वेश्चन में फिगर नहीं है मगर कॉन्सेप्ट बहुत है। पहले आपको एलिमिनेशन रिएक्शन लगी, फिर ओजोनोलिसिस लगी, फिर डाइल्यूट NaOH डाला तो एल्डोल बना,
है। इतना सारा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में लगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन हमको करने पड़ सकते हैं। एक और देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप इसके बारे में बताओगे कि ये कैसे होगा, ठीक है। अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यदि मैं एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कर दूं तो क्या बनाओगे, बताओ। एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, क्या होना चाहिए? पहला पॉइंट, आंसर क्या बनाओगे, ठीक है, बताइए। तो आप क्या कर दोगे, आप इतनी बात तो कर दोगे, इसका इनुलेट आयन बनेगा, इस पर अटैक करेगा, तो इसका इनुलेट आयन बन के इस पर अटैक करेगा तो ये इस तरह का एल्डोल ला देगा। देखो, इसका इनुलेट आयन बनना है, इस पर अटैक कर रहा है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, समझ पाए हो कि नहीं? देखो यार बच्चों, मैं बताता हूं, इसका इनुलेट आयन बनाओगे, किसी ने कहा सर इसी का क्यों बनाएंगे, तो वो बात तो तुम समझ ही गए होगे। इसी के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, ओ, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे, इस पर प्लस माइनस, तो तुम जोड़ दोगे तो यही तो आएगा। अब अच्छे से देखो ये लिखा क्या है, यदि बहुत अच्छे से ध्यान दो तो यार ये लिखा है, ये देखो ऐसा एल्डोल बना है बना है कि नहीं बना, चेक कर लो। इस तरह से एल्डोल बन के आया, और यदि इसका कंडेंसेशन करा दे तो ये आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, इस तरह से कंडेंसेशन हो गया। तो कर लोगे, प्रोडक्ट बना लोगे, कब कब क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, कैसे प्रोडक्ट बनेंगे। तो जरा देखो, ये एल्डोल कंडेंसेशन है। अब हमें क्या करनी है, हेलोफॉर्म रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन। ये काफी बड़ी रिएक्शन थी क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटी थी, बहुत सारी चीजें हमसे पूछी जाती हैं, इसलिए हम लोगों को इतना ज्यादा टाइम लगा है। और इसको कर कैसे रहे हैं, इस तरह से हम लोग इस चीज को निभा रहे हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छे से हमें समझनी चाहिए, अच्छे से हमें उसको करना चाहिए, ठीक है। उस पर बहुत सारी वैरायटी है, तो बहुत सारी वैरायटी के लिए बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, जैसे हम आसानी से एल्डोल कंडेंसेशन को कर पाए, निभा पाए और पेपर में जाके चिपका पाए। तो इसलिए ध्यान रखिए, अच्छे से एल्डोल कंडेंसेशन को करो। अब इस जगह पे एक नोट दे देता हूं, जैसे आप लोगों को ये बात ध्यान है, वैसे तो मैंने बताई रखी है, ठीक है, कि सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन देते हैं, मगर देखो क्या ये एल्डोल देगा, ये एसिड है, ये क्यों देगा यार। कभी कभी बच्चे क्या है, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन पे फोकस करते हैं, तो सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन देंगे, वो भी ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, एसिड नहीं देंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है और कार्बोनाइल ग्रुप भी है, एसिड एसिड डेरिवेटिव, ये देखो ये एसिड और एसिड डेरिवेटिव है, इनके पास ये ग्रुप है, मगर ये बेस के साथ एसिड बेस रिएक्शन कर जाते हैं, ये देखो इन सब के पास है, एस्टर भी है, ये देखिए एस्टर, ये देखिए। तो क्या ये देंगे, नहीं देंगे। ध्यान रखिएगा, हमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं चेक करना है, एल्डोल कंडेंसेशन, हमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं चेक करना है, हमें ये चेक करना है एल्डिहाइड कीटोन होते हुए उसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। ना सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन के पीछे भागना है, ना सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन के पीछे भागना है, एल्डिहाइड कीटोन होते हुए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। पहली कंडीशन, एल्डिहाइड कीटोन होते हुए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, वो अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए। मतलब किसी ने कहा क्या ये एल्डोल देगा, जरा चेक करना अच्छे से,
क्या ये एल्डोल देगा? अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन भी है? नहीं, क्योंकि ये sp3 नहीं है। ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसके पास जो कार्बन है वो sp2 है, यहां पर sp3 नहीं है। sp3 होना चाहिए और डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो डाइल्यूट बेस 50% डाइल्यूटेड बेस बोला जाता है। यदि मान लो किसी को हो कि यार कैसा हो डाइल्यूट बेस हो, तो डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस होनी चाहिए। वो मैंने सबसे ऊपर कंडीशन लिखाई होंगी, यहां पर है ये एल्डोल कंडेंसेशन, ये है रिएक्शन, ये देखो कंडीशन है, ये देखिए, ठीक है, डाइल्यूट बेस होना चाहिए। चलिए, तो इस बात को अब आप अच्छे से ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब जो दूसरी दोनों नेम रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन, वो भी बड़ी नेम रिएक्शन है, मतलब उनमें भी 1-1 घंटे लगेंगे कम से कम। तो नेक्स्ट क्लास में हम उन दोनों को खत्म करेंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे अगली 2 क्लासों में, ठीक है। और हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग खुश रहेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे, और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। क्यों, होली 1-2 दिन में आने वाली है, पता नहीं आप कब वीडियो देख रहे हो, इस वजह से आप लोगों को पहले से ही विश कर देता हूं कि पूरे पीडब्ल्यू टीम की तरफ से, सर्वेश दीक्षित की तरफ से आप सभी लोग खुश रहें, अच्छे से होली मनाएं और खूब एंजॉय करके पढ़ाई करें। हाँ, सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कोविड का ध्यान रखें, ज्यादा बाहर ना निकले। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे फिर से केस बढ़ रहे हैं। तो अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।